दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक योर क्रिएटिव विथ विशाल चैनल। आज मैं चाहिए आप सभी का एग्ज़ाम आ गया है जो मार्च में है। एनुअल एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन जो है, ये एग्जामिनेशन यदि आप पास कर देंगे, यदि कुछ भी हो जाएंगे तो आप अपनी न्यू क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप यदि क्लास 8 में है, ठीक है, यदि आप क्लास 8 में है तो आप वहाँ से डायरेक्ट यानी कि स्थानांतरण हो जाएंगे और क्लास आप 9th में चले जाएंगे। इस एग्ज़ाम का यही काम है, ठीक है। ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन कहलाता है और इसी एग्जामिनेशन को अपने मार्गदर्शक में लेते हुए रखते हुए आज मैं आप सभी की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए साइंस क्लास 8 से अध्याय 6 है जंतुओं में जनन, इसको हम शॉर्ट्स वाइज में कन्वर्ट करके आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, अभी करेंगे, ठीक है। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से आपसे सादर निवेदन करते हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे इस स्टडी चैनल पे नए हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके चैनल पे जा पहुँचे, ठीक है। अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं हमारे आपके सामने जो है, एक आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि जंतुओं में जनन यानी जीवन की निरंतरता की कहानी, ठीक है। यानी कि हम लोग जीवन कैसे जीते हैं, जनन क्या है और जनन करना क्यों आवश्यक है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दूसरा पेज में आ चुके हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तियों के क्वेश्चंस होते हैं कि जनन क्या है और यह क्यों आवश्यक है, यानी आपका जो ये रिप्रोडक्शन है वह क्या है और यह क्यों आवश्यक है। देखिए, जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब उसका परिभाषा यानी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे नए जीव संतति यानी जीवों को उत्पन्न करते हैं, वह जनन यानी रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे नए जीवों यानी संतति को उत्पन्न करते हैं। जैसे खरगोश है, खरगोश जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, उसके जो यानी चाइल्ड होते हैं, बेबी होते हैं, वह खरगोश ही होते हैं, अपने ही जैसे, यानी संतति का अर्थ आप समझ गए। और यह क्यों आवश्यक है, यह जातियों यानी स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जीव के लिए वह जरूरी होते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त ना हो। यदि मान लो बाय चांस यदि कोई जनन ना करे, कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया ना करे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपना जो अर्थ है, अपना जो धरती है, पृथ्वी है, इस पे मानव योनि का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए जनन करना आवश्यक होता है। अब हम अपना अगला पेज चलते हैं। अगला पेज में आपका क्या है, ठीक है। तो हम अपना अगला पेज में आ चुके हैं। देखिए, जनन की विधियां क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। अपन का जो रिप्रोडक्शन है वह उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे संज्ञा का प्रकार होता है, सर्वनाम का प्रकार होता है, विशेषण का प्रकार होता है, सबका प्रकार होता है। अब हम जानेंगे जनन का कितना प्रकार है। तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है अलैंगिक जनन, जिसे हम एक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, कोई भी यदि वर्ड हो आपके सामने हो, उसका इंग्लिश जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी भी हमने जान लिया कि जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं और लैंगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जनन, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, आपका नंबर पॉइंट में यदि पढ़े, नर और मादा यानी मेल और फीमेल जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। पहला मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। और युग्मक का संलयन होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है, जब फीमेल और मेल यानी मादा और पुरुष जब जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तब क्या होता है, युग्मक का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप लैंगिक जनन होता है। इसमें
जैसे मैं दो उदाहरण ले लूँ, मनुष्य भी इसमें आता है, गाय, कुत्ता, और ये सारे यानी कि लैंगिक जनन में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, यदि अलैंगिक जनन की बात करें यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें भी दो पॉइंट होते हैं। पहला कि केवल एक ही जनक यानी पेरेंट की आवश्यकता होती है। यानी आपने अभी पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में इसमें दो यानी कि व्यक्तियों की सहायता होती है, मादा और नर का। और अभी पढ़ रहे हैं कि अलैंगिक जनन में यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके इसमें केवल एक ही का यानी कि आवश्यकता पड़ती है, एक ही भाग लेते हैं उसमें। तो कौन? तो आपका पेरेंट होता है यानी कि जनक होता है। युग्मकों का संलयन नहीं होता इसमें। बड़े लैंगिक जनन में कि इसमें युग्मक का संलयन होता है, और इसमें पढ़े और लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक का संलयन नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप यदि आप पूछे तो हाइड्रा और अमीबा, ये दोनों आपके अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अब अगला पेज चलते हैं। अभी तक यदि आपको हमारा चैनल अपना हमारा पढ़ने का स्टाइल, आप सभी को पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगे तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपना पेज चलते हैं अपने अगले पेज। अब हम यदि अगला पेज में जब आ गए हैं, और अगला पेज अब जानेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है, MRS क्या होते हैं। ये जो इधर में आप चित्र दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं सीसन, यानी कि इसका जो मेल होता है यानी कि नर होता है उसका ये सीसन है। यानी कि इसको ये जो आप पाइप देख रहे हैं, आपको मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये पाइप कहलाता है शुक्रवाहिनी, इसको कहते हैं। ये भी पाइप दोनों एक ही है। और ये जो अंडे जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों, इसको कहते हैं बिरस्नर। और ये जो बीच में जो ये लकीर देख रहे हैं इसको कहते हैं सीसन। ठीक है, आपको आई होप आपको पता हो गया होगा कि सीसन क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट में होते हैं। सीसन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला शुक्रवाहिनी, दूसरा बिरस्नर और तीसरा सीसन। अब इधर बाय साइड यदि देखिए आप तो इधर है, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। वृषणन एक जोड़ा जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में टेस्टिस्ट कहते हैं। एक जोड़ा है जो नर युग्मक यानी शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, इससे हम क्या कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, ठीक है। और दूसरा यदि जाने शुक्राणु किसे कहते हैं, शुक्राणु क्या होता है, तो शुक्राणु एक एकल कोशिका है, सिंगल सेल है, ठीक है। वृषणन शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वृषणन से एक जोड़ा है जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु एक एकल कोशिका है। भाग, इसका जो भाग क्या होता है, सिर, मध्य भाग और पूंछ गति में सहायक होता है। ये जो पूंछ है ये गति में हमेशा सहायक होते हैं। आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपका एनुअल एग्जामिनेशन में कि आपका जो शुक्राणु है उसका पूंछ का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है यानी कि शुक्राणु का गति में परिवर्तन करना, गति में फास्ट करना। और आगे मध्य सिर होता है, इसको हम सिर कहते हैं, क्या कहते हैं सिर कहते हैं। और ये मध्य भाग क्या होता है, मध्य भाग हुआ ये होता है मध्य भाग यानी मिडिल पार्ट, ठीक है। ये मिडिल पार्ट होती है। और इसको कहते हैं पूंछ यानी जिसे हम इंग्लिश में टेल कहते हैं। और इसे कहते हैं माउथ यानी मुंह, ठीक है। अब अपना अगला पे चलते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अभी तक हमने मादा जनन यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में पढ़े, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अभी पढ़े जस्ट अभी 5 मिनट पहले। अब हम पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है, ठीक है। तो देखिए उसका उसको कहते हैं सीसन, तो इसको इसका भी कोई नाम होगा आपको पता होना चाहिए। इस देखिए ये जो है आपका गर्भाशय इसे कहते हैं। यहाँ पे जो बीच का जो भाग देख रहे हैं ये है आपका गर्भाशय, जहाँ पे बच्चे रहते हैं पेट के अंदर। और इसे कहते हैं अंडाशय, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अंडाशय, और इसे भी अंडाशय कहते हैं। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसे कहते हैं अंडवाहिनी, ठीक है। क्या कहते हैं अंडवाहिनी। पूरी पार्ट इसका जो मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, सॉरी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका अंडाशय, ठीक है।
और दूसरा होता है आपका गर्भाशय, और तीसरा होता है आपका अंडवाहिनी। ठीक है, जो आपको फिगर के द्वारा बताया गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है उसके बारे में। अब बताए हम जितने अभी 3 पार्ट पढ़े हैं उसके जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा कौन कौन से है। पहला है अंडाशय। अंडाशय यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ओवरेसिस कहते हैं, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय जो है वह मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडवाहिनी जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं ओविडक्ट, वह निषेचन करते हैं। अंडवाहिनी में ही ये निषेचन होता है। और गर्भाशय यहाँ शिशु का विकास होता है। कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा कि अंडाशय का काम है मादा युग्मक उत्पन्न करना यानी अंडाणु उत्पन्न करना। अंडवाहिनी का काम है निषेचन करना उसी स्थान पे। और गर्भाशय का काम है यहाँ पे शिशु को विकास करने में सहायता करना, वो स्थान कहलाता है। प्रति माह एक अंडाणु का निर्वचन होता है। आपको बहुत सारे आपको नहीं होगा कि प्रति माह यानी कि 1 महीना में अंडाणु का निर्वचन होता है। ठीक है, जब हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े, अब हम जा रहे हैं निषेचन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं जीवन की शुरुआत। क्या कहते हैं, जीवन की शुरुआत। देखिए निषेचन जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसे हम एक तरफ से जीवन की शुरुआत भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जीवन की शुरुआत भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, आपको भी अभी पढ़ाया अभी 5 मिनट पहले, ये शुक्राणु है। ठीक है, ये इसका यानी कि माउथ हुआ, ये मिडल भाग हुआ, पीछे पूंछ है, और सब शुक्राणु कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु में चले जाते हैं यानी कि इधर से जब अंडाणु चले जाते हैं तब क्या होता है, ये संलयन हो जाता है यानी कि इसमें मिल जाता है, संलयन हो जाता है। तब क्या होता है, वह युग्मनज में परिवर्तन हो जाते हैं। मैं आपको यदि आसान भाषा में समझाऊं, देखिए एक जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होने का समय आता है, समय आ जाती है, तब क्या होता है कि करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में शुक्राणु अंडाणु की ओर भागते हैं। कौन सबसे पहले जाएगा यानी कि पकड़ाई होता है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जाता है शुक्राणु अंडाणु में, वो यानी कि एक बार में एक ही जाता है, यानी कि दोनों संलयन होते हैं। और जब संलयन हो जाता है दोनों का, शुक्राणु और अंडाणु का, तब वह युग्मनज में परिवर्तन हो जाते हैं। किसमें, तो युग्मनज में परिवर्तन हो जाते हैं। यदि आपको रासायनिक, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये सूत्र है एक तो, यदि आप याद करेंगे आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द साइंस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, शुक्राणु जिसे हम इसमें स्पर्म कहते हैं, स्पर्म, अंडाणु, अवम, जब दोनों प्लस हो जाता है, जुट जाता है, तब यह संलयन होकर युग्मनज यानी जायगोट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस अब ऐसा हुआ, मैं आपको दिखा दूं, S+O = Z। समझ गए होंगे, S से स्पर्म, O से ओवम और Z से जायगोट। ठीक है, अब देखिए आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या होता है। निषेचन जो होता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्रियां होती है। पहला है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आंतरिक का अर्थ अंदर में होने वाले निषेचन, बाहर निषेचन यानी बाहर में होने वाले निषेचन, जिसे हम इंग्लिश में आंतरिक निषेचन को इंग्लिश में हम इंटरनल कहते हैं और बाह्य निषेचन को इंग्लिश में एक्सटर्नल कहते हैं। शरीर के अंदर ये निषेचन होते हैं। उदाहरण के स्वरूप यदि आपको बताए, मनुष्य हुआ और मुर्गी हुआ, ये तीनों शरीर के अंदर ही होते हैं, और गाय का भी। ठीक है, और बाहर निषेचन में यदि बात करें, एक्सटर्नल का बात करें, तो शरीर के बाहर होता है, यानी कि बाहर निषेचन जो होता है शरीर के बाहर होता है। जल में भी हो सकता है, थल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उदाहरण के स्वरूप बताए, मेढक और मछली, जो कि अभी चित्र में आपको दिखाया गया है। आपको समझ आ गया होगा कि आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है। का परिवर्धन, अब हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यानी भ्रूण का परिवर्तन। ये जो आप देख रही है, इससे हम कहते हैं, ये जो आप देख रही है, इसे हम कहते हैं एकल कोशिका जायगोट, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। आपको अभी बताए, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तब वह युग्मनज में परिवर्तन हो जाते हैं, और फिर जब वह युग्मनज से परिवर्तन हो जाते हैं तो बहुत समय बाद वह धीरे धीरे भ्रूण यानी कोशिकाओं का गोला या दीवार में रोपित हो जाते हैं।
कौन, युगनज। और फिर वो आता धीरे धीरे गर्भ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी गर्भ वैसा समय जिस समय बेबी यानी बच्चों का उसके सारे शारीरिक अंग बन जाते हैं, शारीरिक अंग पहचानने के लायक हो जाते हैं, उसी को हम गर्भ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फोइटस कहते हैं, और भ्रूण को एम्ब्रियो और युगनज को जाइगोट। ठीक है, और ये चित्र के द्वारा बताया गया है, आप जरूर समझ गए होंगे। और इससे जब इस पे आरोपित हो जाता है, ये दीवार है, दीवार पे जब यानी भ्रूण रोपित हो जाता है, तब वह धीरे धीरे आपका गर्भाशय में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही बेबी का जन्म होता है, द बॉर्न ऑफ द ऑल द बेबी। ठीक है, हमने अभी अभी रिसेशन के बारे में पढ़े, उसके बारे में कैसे यानी कि शुक्राणु अंडाणु संलयन होते हैं उसके बारे में पढ़े, फिर मादा का क्या नर अंग होते हैं, पुरुष का क्या होते हैं, इस सब के बारे में पढ़े। अब हम चलते हैं भैया जरूरी चीज पे, ऐसा चीज जो आपको एग्जाम में जरूर फंसेगा। पहला वो क्या है, तो जरायुज और अंडप्रजक किसे कहते हैं, या जरायुज कौन है, या और अंडप्रजक क्या है। देखिए, जरायुज जिसे हम इंग्लिश में वीवी पारियस कहते हैं, वीवी पारियस, और अंडप्रजक जिसे हम इंग्लिश में ओवी पारियस कहते हैं। जरायुज का काम है कि सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज क्या होता है, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। उदाहरण में मनुष्य, गाय, कुत्ता। गर्भ हुआ, पहले क्या हुआ, अंडाणु प्लस शुक्राणु जब मिलता संलयित हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हुआ, और फिर वह भ्रूण दीवार में रोपित होकर गर्भाशय में परिवर्तित हो जाते हैं, और गर्भाशय से डायरेक्ट शिशु का जन्म होता है। लेकिन अंडप्रजक की यदि इसमें बात करें तो ये अंडे डायरेक्ट देते हैं। उदाहरण मुर्गी, मेंढक, छिपकली, इसमें भी ये अंडे देते हैं। फिर अंडे को 10-15 माह बाद, 9 माह बाद वह फिर अंडे फूटते हैं, फिर वह चूजा से निकलता है। यानी कि इसमें बहुत यानी कि प्रोसेस है, वेरी, इसमें बहुत प्रोसेस है, लेकिन इसमें कम प्रोसेस है। ठीक है, स्मॉल प्रोसेस। समझ गया होगा कि जरायुज क्या होता है और अंडप्रजक क्या होता है। मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में कम से कम 3 सप्ताह लगते हैं। यह बहुत ही आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि मुर्गी का अंडा से चूजा बनने का जो प्रक्रिया है कितने दिन में पूरा हो जाता है। ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, लेकिन आपको जिसका सटीक आंसर होगा उसको देना चाहिए, जाना पड़ेगा। तो आपको यदि पता होगा कि 3 सप्ताह में मुर्गा अंडे से चूजा बन जाते हैं, जरूर आप उसमें टिक करिएगा। इसलिए जरूर आप इसे ध्यान से देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट। यह कायांतरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, मेटामॉर्फिस कहते हैं। और मेढक का यह जीवन चक्र कहलाता है। मनुष्य का होता है, सेचन होता है। लेकिन अब यदि हम मेढक का बात करें, मेढक का बात करें, मेढक कैसे, उस मेढक का जीवन चक्र के बारे में बात करें, द लाइफ ऑफ फ्रॉग, देन आपको यह आपके दिमाग में आएगा कायांतरण, जिसे हम इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये जो आप चित्र में आप देख रहे हैं, हम आपको चित्र की सहायता से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेढक है, ये बेशक मेढक है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं अंडे में, अंडा से क्या होता है, वह टेडपोल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लार्वा कहते हैं। टेडपोल को इंग्लिश में लार्वा कहते हैं, जहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया होगा। और फिर धीरे धीरे यह बेशक मेढक यानी कि बड़े मेढक में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ गए कैसे होता है। परिभाषा, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा, लार्वा जो है जैसे हम टेडपोल कहते हैं, उसका कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा बेशक जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हम कायांतरण कहते हैं। टेडपोल जैसे मछली जैसा से डायरेक्ट कूदने वाला यानी कि वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले तो यह तैरते हैं, फिर डायरेक्ट कूदने लगते हैं मंजिलों से। बच्चा बच्चा होता है, बेबी इज अ बेबी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या। आई होप आपको पता चल गया होगा कायांतरण किसे कहते हैं, मेटामॉर्फिस किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और लैंगिक जनन जो होता है और सेक्सुअल जनन और सेक्सुअल प्रोडक्शन। हमने अभी जितने उदाहरण पढ़े हैं वो सारे क्या है, तो वो सारे आपका है सेक्सुअल यानी कि रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में। अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी जीव होंगे जो अलैंगिक जनन करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा ना भैया, ये एक ही यानी कि हर जीव लैंगिक के जनन करते हैं और लैंगिक को जनन करते होंगे। देखिए ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। पहला ऐसा जीव है जिसे हम हाइड्रा कहते हैं, वह किसके द्वारा करते हैं, हाइड्रा मुकुलन द्वारा यानी कि बर्डिंग द्वारा वह यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि यह शरीर में उभार यानी मुकुल होता है,
जैसे ये चित्र है, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे यह इसमें एक ऐसा एक और भाग जुट गया जो पे दिखाया गया होगा। ऐसे ही क्या होता है यह, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यह जो है यह भाग इसने यानी कि पुराने वाले जो ये जीव है इससे अलग हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। ऐसे ही यह अलग हो गया और यह अलग हो गया, यानी कि ऐसे ही आपका रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। अब दूसरा यदि पॉइंट का बात करें तो दूसरा पॉइंट आपको बता दें कि द्विखंडन होता है। अलैंगिक जनन दो प्रकार से होते हैं, पहला मुकुलन द्वारा जिसे हम बडिंग कहते हैं, और दूसरा द्विखंडन जिसे हम बिनारेली फिशन कहते हैं, या अमीबा में होते हैं। अमीबा ऐसे ही होता है, अब चित्र की सहायता से आप देख रहे होंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये अमीबा है, और अमीबा धीरे धीरे यह विकसित होता है और बीच में क्या होता है, यह दाब पड़ता है जिसके कारण बीच में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है और यह दोनों अलग हो जाता है। ऐसे ही दो संतति में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही होता है आपका द्विखंडन प्रक्रिया अमीबा में, और ये सारे आपके अलैंगिक जनन के पुत्र होते हैं, उसके अनुरूप आते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। यदि किसी को समझ नहीं आया है जरूर मेरे कमेंट में बताएं, ताकि हम और भी इसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। चीज पढ़े हैं उसके बारे में तो एक बार हमको सारांश करना पड़ेगा, समरी करना पड़ेगा, यानी कि उसको रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि एक कान से सुनिए और दूसरे कान के निकाल दिए, ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि अपन को परीक्षा में टॉप लाना है, टॉपर बनना है। देखिए जनन की यदि बात करें, सारांश की बात करें यदि, ठीक है, ये सारांश का एक ही काम है कि आप जो जो चैप्टर वाइज पढ़े हैं, अभी अभी चैप्टर पढ़ के आए हैं हमारे पेज पे, उस सारी चीजों को फिर से याद दिलाना, यानी पुनरावृत्ति करना, जिसे हम सारांश को इंग्लिश में हम समरी कहते हैं, SVARY। ठीक है, पहला पॉइंट हम पढ़े, जनन जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ठीक है, आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि जनन करना क्यों जरूरी है। तो जनन जो है जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। लैंगिक जनन क्या है, नर यानी शुक्राणु जो है प्लस मादा जो अंडाणु है, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो युग्मनज में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा हुआ निषेचन किसे कहते हैं, आंतरिक यानी मनुष्य या बाह्य मेढक। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य होता है। आंतरिक में मनुष्य होता है और दूसरा में बाह्य में मेढक होता है, और बहुत सारे जीव होते हैं। विकास यदि समझे तो विकास का अर्थ हुआ, यानी कि युग्मनज से जब भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से गर्भ, फिर गर्भ से शिशु जब परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को हम डेवलप कहते हैं, इसी को हम विकास कहते हैं। पहले युग्मनज थे, फिर वो युग्मनज भ्रूण बन गया, फिर वह धीरे धीरे गर्भाशय में के दीवारों पर रोपित हो गए, और फिर क्या हुआ, वह शिशु में परिवर्तित हो गए। इसी को हम डेवलप कहते हैं, यानी कि विकास करते हैं, डेवलप। दूसरा है प्रकार, जरायुज और अंडप्रजक। जरायुज जो है और अंडप्रजक जो है दोनों, यानी कि विकास करने के दो प्रकार होते हैं, एक होता है जरायुज होते हैं, एक होता है अंडप्रजक। जरायुज वैसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, और अंडप्रजक वैसे जीव जो अंडे द्वारा बच्चे को विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। और कायांतरण, कायांतरण आपको पता होना चाहिए, लार्वा का वयस्क में बदलना ही आपका कायांतरण कहलाता है। लार्वा यानी कि टेडपोल, कौन, तो टेडपोल। ठीक है, दूसरा है कि अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक क्या है, तो मुकुलन और हाइड्रा। मुकुलन होता है हाइड्रा में होता है, और द्विखंडन होता है अमीबा में। ठीक है, इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं।